तो दोस्तों सोनिक द हेजोंग एक तरह से हमें 3 जो पार्ट है सोनिक का वो हमें देखने को मिलने वाला है। फाइनली इसका फुल टीजर ट्रेलर आप बोल सकते हो वो रिलीज़ कर दिया गया है और लगभग 12 घंटे के अंदर उसे लगभग 6 से 7 मिलियन लोगों ने देखा है यूट्यूब के ऊपर। बाकी और ओटीटी प्लेटफॉर्म या एक तरह से सोशल मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल एक तरह से ट्रेलर का एक तरह से मैं व्यू एक तरह से आपको बता रहा हूँ। आज इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताया गया, इसकी रिलीजिंग डेट, फैक्ट, डिटेल, अपडेट। तो वीडियो को लाइक कर दे, अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। सोनिक द हेजहोग 3 एक आगामी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो सेगा द्वारा प्रकाशित वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित है। सोनिक द हेजहोग 2020 और सोनिक द हेजहोग 2 2022 की अगली कड़ी, यह जेफ फाउलर द्वारा निर्देशित है, जिसकी पटकथा पैट केसी, जोश मिलर और जॉन व्हिटिंगटन ने लिखी है, जो केसी और मिलर की कहानी पर आधारित है। जिम कैरी, बेन श्वार्टज, कोलिन ओशोग्नेसी, नताशा रोथवेल, शेमर मूर, जेम्स मार्सरेन, टिका संपटर और इद्रीस एल्बा ने अपनी भूमिकाएं दोहराई है, जिसमें क्रिस्टन रिटर और कीनू रीव्स भी शामिल है। फिल्म में सोनिक, टेल्स और नकल्स एक नए दुश्मन शैडो द हेजहोग को हराने के लिए रोबोटनिक के साथ मिलकर काम करते हैं। सोनिक द हेजहॉग की तीसरी फिल्म की योजना की घोषणा फरवरी 2022 में वाईकॉम सीबीएस के निवेशक कार्यक्रम के दौरान दूसरी फिल्म की रिलीज से पहले की गई थी। 2023 एसएजीएफटीआरए हड़ताल के कारण एनिमेटेड पात्रों के लिए फिल्मांकन जुलाई 2023 में सरे, इंग्लैंड में शुरू हुआ, जबकि भौतिक अभिनेताओं के साथ फिल्मांकन उसी वर्ष नवंबर में लंदन में शुरू हुआ, जिसका निर्माण मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। फिल्म वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2 2001 और शैडो द हेजहॉग 2005 से प्रेरणा लेती है, जिसमें गेम में शैडो के चरित्र के कई तत्वों को प्रशंसकों के वफादार संस्करण में स्क्रीन के लिए अनुकूलित किया गया है। सोनिक द हेजहोग 3 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 दिसंबर 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। आधार: सोनिक, टेल्स और नकल्स एक शक्तिशाली और रहस्यमय नए दुश्मन शैडो द हेजहॉग का सामना करते हैं। शैडो को रोकने और ग्रह की रक्षा करने की उम्मीद में तीनों रोबोटनिक के साथ एक अप्रत्याशित गठबंधन बनाते हैं। 5 रालना। मुख्य लेख: सोनिक द हेजहॉग पात्रों की सूची। आवाज कास्ट: बेन श्वार्टज सोनिक द हेजहॉग के रूप में, एक मानवरूपी नीला हेजहॉग जो सुपरसोनिक गति से दौड़ सकता है। 6 कोलिन ओशोग्नेसी माइल्स टेल्स प्रोवर के रूप में, एक मानवरूपी पीला नारंगी लोमड़ी जो अपनी जुड़वां पूंछों के साथ उड़ सकती है। 6 इद्रीस एल्बा नक्कल्स द इकिडना के रूप में, एक गर्म सिर वाला और गंभीर मानवरूपी लाल इकिडना योद्धा जिसके पास सुपर ताकत है। 6 कीनू रीव्स शैडो द हेजहॉग के रूप में, एक मानवरूपी लाल धारीदार काला हेजहॉग जिसे प्रोजेक्ट शैडो नामक एक गुप्त सरकारी कार्यक्रम से बनाया गया है। 7 वह टेलीपोर्ट कर सकता है और उसके पास अत्यधिक ताकत है। 8 वह त्रासदी से गुजरा है और बदला लेना चाहता है। 9 फाउलर ने कहा कि एक बार जब वे पहली बार मिले तो उन्होंने महसूस किया कि रीव्स ने बहुत स्पष्ट रूप से अपना होमवर्क किया था और वह चरित्र का प्रशंसकों के प्रति वफादार प्रतिपादन बनाना चाहते थे। 10 इसके अलावा फाउलर ने अपने 2005 के वीडियो गेम में आग्नेयास्त्रों और शैडो की मोटरसाइकिल के तत्वों को स्वीकार किया और कहा कि वे इस बारे में बहुत सम्मानजनक थे कि प्रशंसक क्या देखने की उम्मीद करते हैं और उन्हें चरित्र के बारे में क्या पसंद है, और वह और उनकी टीम समय के बारे में बहुत जागरूक थे और एक पारिवारिक फिल्म में उस तरह की कल्पना को संभालने का सही तरीका जानते थे। उन्हें लगा कि वे विषय के संबंध में एक बेहतरीन जगह पर समाप्त हुए। 11 लाइव एक्शन कास्ट। जिम कैरी के रूप में इवो रोबोटनिक, एक पागल वैज्ञानिक और सोनिक का कट्टर दुश्मन जिसे वह अक्सर एगमैन के नाम से संदर्भित करता है। 6 गेराल्ड रोबोटनिक, इवो के दादा जिन्होंने शैडो द हेजहॉग का निर्माण किया। 11
12. जेम्स मार्सरेन, टॉम वाचोवस्की, सोनिक, टेल्स और नकल्स के दत्तक पिता और ग्रीन हिल्स, मोंटाना के शेरिफ। 6. टिका संपटर, मैडी वाचोवस्की, टॉम की पत्नी, सोनिक, टेल्स और नकल्स की दत्तक मां और ग्रीन हिल्स की स्थानीय पशु चिकित्सा। 6. निदेशक रॉकवेल के रूप में क्रिस्टन रिटर। 13. नताशा रोथवेल, रेचल, मैडी की बहन। 14. ली मजदौब, एजेंट स्टोन, इवो रोबोटनिक के सहायक। 6. टॉम बटलर कमांडर वाल्टर्स के रूप में संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व उपाध्यक्ष जो सैन्य संगठन गार्जियन यूनिट्स ऑफ नेशंस GUN के नेता है। 6. एडम पल्ली वेड व्हिपल के रूप में ग्रीन हिल्स का एक मंदबुद्धि डिप्टी शेरिफ। 15. शेमर मूर, रांडेल हैंडेल, रेचेल का पति जो गन का एजेंट है। 14. एलिला ब्राउन मारिया के रूप में। 16. एक लड़की जो शैडो की प्रयोगशाला में रहने के दौरान दोस्त बनती है। 17. इसके अतिरिक्त सोफिया पेरनास, क्रिस्टो फर्नांडीज, जेम्स वॉक और जोर्मा टैकोन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। 6. उत्पादन विकास। मार्च 2020 में जेम्स मार्सरेन ने पुष्टि की कि उन्होंने सोनिक द हेजहोग 2020 के कई सीक्वल के लिए साइन किया है। 18 फरवरी 2022 में सेगा सेमी ग्रुप और पैरामाउंट पिक्चर्स सोनिक द हेजहोग 2 2022 के बाद एक तीसरी फिल्म विकसित कर रहे थे। इसे औपचारिक रूप से वायाकॉम CBS के निवेशक कार्यक्रम के दौरान घोषित किया गया था। 19 जेफ फाउलर निर्देशक के रूप में लौट आए और नील ए. मोरित्स, टोबी एशर, तोरू नकाहारा और हितोशी ओकुनो निर्माता के रूप में लौट आए। 20 हारुकी सातोमी, शुजी उत्सुमी, युकियो सुगिनो, फाउलर, टॉमी गोर्मले और टिम मिलर ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 21 पैट केसी, जोश मिलर और जॉन व्हिटिंगटन पटकथा लिखने के लिए लौट आए। 21 पॉल ग्रीनबर्ग और ओरेन उजिएल को ऑफ स्क्रीन अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री क्रेडिट प्राप्त हुआ। 22 इसके अलावा पैरामाउंट प्लस के लिए एक स्पिन-ऑफ टेलीविजन सीरीज नकल्स को फिल्म के साथ साथ विकसित किया गया था। 19 सोनिक द हेजहॉग 3 वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2 2001 और शैडो द हेजहॉग 2005 से प्रेरणा लेता है। 23-24 सोनिक एडवेंचर 2 के तत्वों में परी जैसे जीव चाओ शामिल थे। इस फिल्म में वे टोक्यो में चाओ गार्डन थीम वाले रेस्तरां का हिस्सा है जहां टीम सोनिक और शैडो पहली बार आमने सामने होते हैं। फाउलर को लगा कि एक लोकप्रिय आकर्षण में पात्रों का उपयोग करना बहुत विश्वसनीय था और इसे एक प्लॉट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि जब टीम सोनिक को फिर से इकट्ठा होने और जो कुछ चल रहा था उसके बारे में बातचीत करने के लिए एक पल की आवश्यकता होती है। 11 अप्रैल 2022 में जिम कैरी, जिन्होंने फिल्मों में डॉ. रोबोटनिक की भूमिका निभाई, ने घोषणा की कि वह अभिनय से संन्यास लेने पर विचार कर रहे हैं। 25 उनकी संभावित सेवानिवृत्ति के साथ मोरित्स और एशर ने पुष्टि की कि अगर वह अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं का पालन करते हैं तो रोबोटनिक के रूप में उनकी भूमिका किसी भी सीक्वल में दोबारा नहीं होगी। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वे उनके लिए भूमिका जारी रखने के लिए पर्याप्त अच्छी स्क्रिप्ट विकसित कर सकते हैं। 26 कैरी ने स्वीकार किया कि स्वर्गदूत किसी तरह की स्क्रिप्ट लेकर आएंगे जो सोने की स्याही से लिखी गई है, जो मुझे बताती है कि लोगों के लिए इसे देखना वास्तव में महत्वपूर्ण होने वाला है अगर वह जारी रखना चाहते हैं। 27 पैरामाउंट के ट्रांसफॉर्मर्स 1 के शुरुआती सप्ताहांत में शैडो के पोस्टर चुनिंदा सिनेमाघरों में पहले 300 उपस्थित लोगों के बीच बांटे गए, जिनमें रीव्स ने सीमित संख्या में हस्ताक्षर किए। 58 अक्टूबर तक जैक्स पैसिफिक खिलौना माल जारी किया गया था। 59 हैलोवीन के उपलक्ष्य में शैडो की फिल्म से बू कहने वाली 10 सेकंड की क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। 4 नवंबर को फैंडेंगो द्वारा शैडो की एक प्रचारात्मक स्थिर छवि जारी की गई थी। 18 नवंबर को एक नया पोस्टर जारी किया गया जिसमें मुख्य टीम,
रोबोटनिक्स और शैडो शामिल थे, जो शीर्ष पर कलाकारों के ऊपर मंडराते हैं और नीचे अपनी डार्क राइडर मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। 62 कई प्रेस आउटलेट्स को सेगा जेनेसिस कार्ट्रिज भी भेजा गया था, जिसमें प्रमोशनल पोस्टर और पात्रों की आवाजें थीं। साथ ही एक मिनी गेम भी था, जिसके माध्यम से गेम सोनिक द हेजहोग 3, 1994 से चीट कोड इनपुट करके फिल्म के दूसरे ट्रेलर की तारीख को अनलॉक किया जा सकता था। 63 ट्रेलर 25 नवंबर को जारी किया गया था। कमेंट्री एक दृश्य में शैडो के बंदूक के इस्तेमाल पर केंद्रित थी। 64, 65, 66 और टेल्स को पोकेमॉन चरित्र पिकाचू के लिए गलत समझा जाना। 64, 67 जूता कंपनी रीबॉक ने फिल्म के प्रचार में स्नीकर्स की टाई इन लाइन का निर्माण किया। 68 और मैकडॉनल्ड्स फिल्म के पात्रों के हैप्पी मील खिलौने बेचेगा। 69 एएमसी थिएटर्स ने सोनिक के सिर की एक नवीनता पॉपकॉर्न बाल्टी और एक कप, ड्रिंक टॉपर और एक मास्क का एक संग्रहणीय कॉम्बो बनाया। 70 वीडियो गेम शैडो जेनरेशन, जिसे अक्टूबर 2024 में रिलीज किया गया था, को 12 दिसंबर को फिल्म पर आधारित अतिरिक्त डाउनलोड करने योग्य सामग्री प्राप्त होगी। सोनिक द हेजहॉग 3 मूवी पैक डीएलसी में टोक्यो में एक अतिरिक्त स्तर शामिल होगा, जैसा कि फिल्म में दिखाई देता है। साथ ही शैडो के लिए उनकी फिल्म उपस्थिति के आधार पर एक कॉस्मेटिक त्वचा भी शामिल है। रीव्स डाउनलोड करने योग्य सामग्री के लिए अपनी आवाज की भूमिका को दोहराते हैं। 71, 72 भविष्य। सितंबर 2024 में निर्माता टोबी एशर ने सोनिक द हेजहोग 3 की रिलीज के बाद फ्रेंचाइजी में अतिरिक्त किश्तों के लिए इरादा व्यक्त किया। 73 यह भी देखे वीडियो गेम पर आधारित फिल्मों की सूची। जुलाई 2023 के अंत में एनिमेटेड पात्रों के लिए दूसरी यूनिट का फिल्मांकन शुरू हुआ, केवल भौतिक अभिनेताओं के बिना। 2023 सैग-एफ्ट्रा हड़ताल के कारण फार्नहेम, सरे, इंग्लैंड में 30 मुख्य फोटोग्राफी मूल रूप से 31 अगस्त 2023 को लंदन, इंग्लैंड में शुरू होने वाली थी। 31, 32 लेकिन सितंबर तक देरी हो गई। 33 भौतिक अभिनेताओं के साथ उत्पादन 29 नवंबर 2023 को शुरू हुआ और फिल्मांकन में इस्तेमाल की गई शैडो द हेजहोग की स्टैंड इन प्रतिमा की एक टीजर छवि के साथ घोषित किया गया। 34 ब्रैंडन ट्रॉस छायाकार के रूप में लौटते हैं। 13 ल्यूक फ्रीबॉर्न प्रोडक्शन डिजाइनर थे। 13 फरवरी 2024 में कैरी को अपनी भूमिका को फिर से निभाने की पुष्टि की गई। 20 मार्सरेन, बेन श्वार्टज, टिका सम्पटर, कोलिन ओशोग्नेसी, इद्रीस एल्बा, ली मजदौब और टॉम बटलर के साथ। 6 क्रिस्टन रिटर, एलिला ब्राउन, जेम्स वॉक, सोफिया पेरनास, क्रिस्टो फर्नांडीज और जोर्मा टैकोन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। 6 टैकोन को पहले नक्कल श्रृंखला के लिए एक एपिसोड निर्देशक के रूप में काम पर रखा गया था। 35 फाउलर ने कहा कि कैरी को इवो के दादा गेराल्ड की दोहरी भूमिका निभाने के लिए कहना बहुत बड़ा अनुरोध था और इसका मतलब था कि कैरी को हर बार गेराल्ड की भूमिका निभाने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होने के लिए मेकअप कुर्सी पर 3 घंटे बिताने पड़ते थे। 11 कैरी के लिए भूमिका लिखने के लिए फाउलर ने कहा कि उन्होंने शुरू में अपने 2 पात्रों के बीच समानताओं पर ध्यान केंद्रित किया, न केवल गंजे सिर और विशाल मूंछों के साथ, बल्कि उनके व्यवहार और उनके दृष्टिकोण में भी। फिर उन्होंने फैसला किया कि उन्हें फिल्म के लिए सही तरह का संघर्ष बनाने की जरूरत है। 16 फरवरी को ब्राउन की भूमिका मारिया के रूप में सामने आई। 16 श्वार्च ने एक सप्ताह बाद फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। 36 मार्सरेन ने कहा कि फिल्मांकन 14 मार्च 2024 तक पूरा हो गया था। 37 जबकि फाउलर ने आधिकारिक तौर पर खुलासा किया कि फिल्म ने 29 मार्च को उत्पादन लपेट लिया था। 38 15 अप्रैल 2024 को यह बताया गया कि कीनू रीव्स शैडो की आवाज के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए थे। 7 फाउलर ने कहा कि रीव्स हमें वॉयस रिकॉर्डिंग के दौरान लाइन रीडिंग के बस इतने सारे अलग अलग संस्करण देंगे और बस चलते रहना चाहते हैं, और कहा कि उन्होंने सिर्फ एक माइक्रोफोन में स्क्रिप्ट को दिखाने और पढ़ने की तुलना में अपने प्रदर्शन में अधिक डाला,
दोनों फिल्म के लिए उनकी दृष्टि को समझते हैं और शैडो की उनकी व्याख्या को साकार करते हैं। 10. रीव्स खुद को इस बारे में अंतर्दृष्टि देने के लिए सवालों के साथ तैयार थे कि टीम क्या हासिल करने की कोशिश कर रही थी। 11. शैडो के 2005 के गेम में कटसीन एनिमेटर के रूप में काम करने के बाद फाउलर ने स्क्रीन के लिए चरित्र को अनुकूलित करने पर सम्मानित महसूस किया। 39. डाक उत्पादन लागत में कटौती के उपाय के रूप में निर्माताओं ने पैरामाउंट में एक इन-हाउस एनिमेशन टीम रखी थी जो सोनिक द हेजहोग 3 और नक्कल्स सीरीज दोनों पर काम कर रही थी। 40. अल लेविन फिल्म संपादक के रूप में काम करते हैं। 13. एशर के अनुसार टीम ने सोनिक संपत्तियों में निवेश किया और उन्हें इन-हाउस बनाया, फिर उन्हें कई अलग-अलग विक्रेताओं को वितरित किया जो उन्होंने नोट किया कि पिछली किश्तों से तुलनात्मक रूप से अलग था, जहां आमतौर पर विक्रेता उन संपत्तियों को नियंत्रित करता है जिन्हें वे रिग करते हैं। संपत्तियों के स्वामित्व ने उनकी इन-हाउस टीम को सोनिक द हेजहोग 3 और नक्कल्स पर विशेष रूप से काम करने की अनुमति दी और उत्पादन को लागत कम रखने और तेजी से आगे बढ़ने में मदद की। 40. फाउलर ने परियोजनाओं के बीच दृश्य निरंतरता की आवश्यकता पर जोर दिया और इसे प्राप्त करने के लिए अच्छे संचार को महत्वपूर्ण बताया। 40. संगीत टॉम होल्केनबॉर्ग, जिन्होंने पहली 2 सोनिक फिल्मों के लिए स्कोर तैयार किया था, सोनिक द हेजहोग 3 के लिए स्कोर बनाने के लिए वापस लौटे। 41. और जुलाई 2024 तक काम पूरा कर लिया था। 42. दिसंबर 2023 में क्रश 40 गायक जॉनी गियोली ने कहा कि सोनिक एडवेंचर 2 के थीम गीत लाइव एंड लर्न को शामिल करने के बारे में बातचीत हुई थी। 43. फरवरी 2024 में गियोली ने पुष्टि की कि लाइव एंड लर्न को फिल्म में शामिल किया जाएगा। 44. जेली रोल ने 21 नवंबर 2024 को रन इट शीर्षक से फिल्म के लिए एक सिंगल रिलीज किया। 45. मुक्त करना सोनिक द हेजहोग 3 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 20 दिसंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है, जो द स्मर्फ्स मूवी 2025 की मूल रिलीज की तारीख को आगे बढ़ाएगा। 46. पैरामाउंट प्रीमियम प्रारूपों में सिनेमाघरों में शुरुआती स्क्रीनिंग के लिए 19 दिसंबर को एक प्रशंसक कार्यक्रम आयोजित करेगा। 47. यह यूनाइटेड किंगडम में एक दिन बाद 21 दिसंबर को रिलीज होगी। 48. टिकटों की बिक्री 25 नवंबर 2024 को शुरू हुई। 49. 47. विपणन अप्रैल 2024 में सिनेमाकॉन में पैरामाउंट ने फिल्म के फर्स्ट लुक फुटेज का प्रदर्शन किया, जिसमें एक भारी रोबोटनिक को उसके सहायक एजेंट स्टोन द्वारा यह बताने से पहले कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है और सोनिक, टेल्स और नकल्स एक मूक शैडो से लड़ते हुए अपनी वर्तमान स्थिति पर विलाप करते हुए दिखाया गया था। 50 जुलाई में जैक स्पेसिफिक द्वारा निर्मित एक पॉपकॉर्न बाल्टी और एक्शन आंकड़े ऑनलाइन लीक हो गए थे। 25 अगस्त को शैडो के रूप में कीनू रीव्स की भागीदारी का पहला आधिकारिक टीज फिल्म के टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट किया गया था, जिसने पहली फिल्म में अभिनेता के उल्लेख का संदर्भ दिया था, जिसका शीर्षक था फोरशैडोइंग। 52 उस समय से फिल्म के पात्रों की छवियों को फिल्म के पहले ट्रेलर के प्रचार में विश्व स्तर पर स्थानों की इमारतों पर पेश किया गया था। 53 8 55 56 आईजीएन ने देखा कि कीनू रीव्स यहाँ कीनू रीव्स मोड में है। 5 और वल्चर ने अभिनेता के मूडी और शैडो के प्रतिशोधी चित्रण की तुलना जॉन विक के प्रदर्शन से की। 57 द वर्ज के ऐश पेरिश और फोर्ब्स के पॉल टैसी दोनों सहमत थे कि रीव्स की आवाज संतोषजनक थी, और पेरिश ने मारिया के खुलासे पर भी ध्यान दिया, यह अनुमान लगाते हुए कि फिल्म उसके भाग्य को कैसे अनुकूलित करेगी। कैरी का पहला स्टैंड अप कॉमेडी अनुभव 1977 में 15 साल की उम्र में हुआ था, जब उनके पिता उन्हें एक स्टेज एक्ट तैयार करने में मदद करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके तहत वे डाउनटाउन टोरंटो गए और चर्च स्ट्रीट पर सामुदायिक केंद्र द 519 के बेसमेंट में सप्ताह में एक रात चलने वाले युक युक कॉमेडी क्लब में अपनी शुरुआत की। 16 18 प्रदर्शन के लिए
कैरी ने अपनी पोशाक, एक पॉलिएस्टर अवकाश सूट, अपनी मां द्वारा चुनी थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि वे डीन मार्टिन सेलिब्रिटी रोस्ट पर इसी तरह कपड़े पहनते हैं। 1916 यौवन के समय कैरी के पारंपरिक प्रतिरूपण विफल हो गए, जो एक अश्लील हास्य संवेदनशीलता वाले क्लब के लिए अनुपयुक्त साबित हुए, और एक पेशेवर मनोरंजनकर्ता के रूप में उनकी क्षमता पर उन्हें संदेह हुआ। 16 उनके परिवार के वित्तीय संघर्षों ने उनके लिए कैरी की शो बिजनेस महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करना मुश्किल बना दिया। अंततः परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वे जैक्सन पॉइंट में एक नए घर में चले गए। 18-20 अधिक घरेलू स्थिरता के साथ कैरी 1979 में एक अधिक परिष्कृत अभिनय के साथ मंच पर लौटे, जिसके कारण उन्हें पहला भुगतान किया गया गिग मिला। स्कारबोरो में हाईवे 48 पर है लोफ्ट क्लब में 20 मिनट का स्थान, द पिग एंड व्हिसल के मदर ऑफ पर्ल कलाकार के साथ एक बिल पर कथित तौर पर $20 के मुआवजे के लिए। 21 उन्होंने जल्द ही अपने डर का सामना किया और 2 साल पहले की अपनी पराजय की साइट पर वापस चले गए। युक जो इस बीच फैशनेबल यॉर्कविले जिले में बे स्ट्रीट पर एक स्थायी स्थान में स्थानांतरित हो गया था। थोड़े समय में 17 इम्प्रेशनिस्ट स्टैंड अप कॉमिक के रूप में टोरंटो क्षेत्र में अपनी बढ़ती लोकप्रियता के समानांतर कैरी ने स्केच कॉमेडी में कदम रखने की कोशिश की और एनबीसी के सैटरडे नाइट लाइव के 1980 से 81 सत्र के लिए एक कलाकार के रूप में ऑडिशन दिया। कैरी को शो के नए कार्यकारी निर्माता जीन डोमेनियन ने नहीं चुना, जिन्होंने इसके बजाय 31 वर्षीय चार्ल्स रॉकेट को चुना। 22 दशकों बाद खुद को हॉलीवुड फिल्म स्टार के रूप में स्थापित करने के बाद कैरी ने मई 1996, जनवरी 2011 और अक्टूबर 2014 में शो की मेजबानी की। 23-24 सैटरडे नाइट लाइव नहीं मिलने के बाद कैरी ने द ऑल नाइट शो में क्लच कार्गो से प्रेरित बिट्स का प्रदर्शन करते हुए एक आवाज अभिनय की नौकरी ली। टोरंटो शहर और आसपास के शहरों में अपने खड़े होकर विकृत अभिनय का प्रदर्शन जारी रखते हुए फरवरी 1981 में 19 वर्षीय कैरी को लगातार 2 रातों के लिए बैरी के द रॉक्सी थिएटर में रॉक बैंड गोर्डो के लिए शुरुआती अभिनय के रूप में बुक किया गया था। रॉक भील ने उन्हें मंच से उतार दिया और उन्होंने दूसरी रात लौटने से इनकार कर दिया। 26 हालांकि 2 हफ्ते बाद युक में कैरी के एक स्पॉट की समीक्षा सैमी डेविस जूनियर की एक मंच नकल करते हुए उनकी एक बड़ी तस्वीर के साथ टोरंटो स्टार में इसके मनोरंजन अनुभाग के फ्रंट पेज पर लेखक ब्रूस ब्लैक्टर के साथ एक वास्तविक स्टार के जीवन में आने के बारे में लिखा गया था। 27-28 बैरी एग्जामिनर में एक संक्षिप्त उल्लेख को छोड़कर यह पहली बार था जब कैरी को मुख्यधारा के कॉरपोरेट मीडिया में महत्वपूर्ण कवरेज मिला और कनाडा के सबसे अधिक प्रसार वाले दैनिक अखबारों में से एक में प्रशंसा ने पूरे देश में उनके प्रभाववादी स्टैंड अप एक्ट की मांग पैदा कर दी। 28-21 अप्रैल 1981 में वह टेलीविजन स्टैंड अप शो एन इवनिंग एट द इम्प्रोव के एक एपिसोड में दिखाई दिए। 29 उस गर्मियों में उन्हें इंट्रोड्यूसिंग जेनेट में मुख्य भूमिकाओं में से एक मिली, जो कि टीवी के लिए बनाई गई फिल्म थी, जिसका प्रीमियर सितंबर 1981 में सीबीसी पर हुआ था और कनाडा में इसके पहले प्रसारण में 10 लाख से अधिक दर्शकों ने इसे देखा था। 30 एक संघर्षशील प्रभाववादी हास्य अभिनेता टोनी मारोनी की भूमिका निभाते हुए यह कैरी की पहली अभिनय भूमिका थी। फिल्म को सीबीसी प्रचार मिला था और इसके बाद देश भर में उच्च दर्शकों की संख्या ने देश में युवा की हास्य स्थिति को और मजबूत किया। जब तक फिल्म ने कई साल बाद सीबीसी के दोहराव को समाप्त किया, तब तक वीएचएस पर होम वीडियो रिलीज के लिए इसका शीर्षक बदलकर रबरफेस कर दिया गया था। 30 संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉमेडी क्लब में अधिक प्रदर्शन करते हुए कैरी को कॉमेडियन रॉडनी डेंजरफील्ड ने देखा, जिन्होंने कैरी को अपने दौरे के प्रदर्शन की शुरुआत करने के लिए साइन किया। दिसंबर 1981 तक कनाडा में एक प्रसिद्ध कॉमेडियन टोरंटो स्टार ने बताया कि कैरी संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्क परमिट की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें जॉनी कार्सन के टुनाइट शो से रुचि मिली थी, जो काफी हद तक कनाडा से उनकी प्रतिष्ठा से प्रेरित था। 31-32 1982 के शुरुआती भाग में
कैरी ने स्टैंड अप कॉमिक स्पॉट के लिए कार्यक्रम की ऑडिशन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में द टुनाइट शो के बुकर्स जिम मैककॉली और बड रॉबिन्सन के लिए प्रदर्शन किया। 33 हालांकि शो में बुक होने के बजाय कैरी को अपने अभिनय को और बेहतर बनाने की सलाह दी गई, इसलिए वह टोरंटो क्षेत्र में वापस घर चले गए जहां उन्होंने पहले से ही एक महत्वपूर्ण अनुसरण किया था। 33 रॉडने डेंजरफील्ड के लिए शुरुआती अभिनय के रूप में उत्तरी अमेरिका भर में स्थानों का दौरा करते हुए कैरी ने 19 जून 1982 को टोरंटो में घर पर एक पड़ाव बनाया, मैसी हॉल में 2 बिक चुके शो किए। 1983 से 1994 हॉलीवुड में कदम रखा। 1983 की शुरुआत में कैरी ने हॉलीवुड जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने द कॉमेडी स्टोर में नियमित रूप से प्रदर्शन करना शुरू किया। द टुनाइट शो पर जाना उनका तत्काल करियर लक्ष्य बन गया और 1983 की वसंत तक उन्होंने अत्यधिक रेटेड देर रात के शो में स्टैंड अप सेट के लिए बुक होने के बाद इसे हासिल कर लिया। 34 हालांकि द इम्प्रोव में एक गुनगुने क्लब सेट ने उन्हें अनबुक कर दिया। 34 हालांकि लॉस एंजिल्स में अपनी सफलता को दोहराने के लिए संघर्ष करते हुए कैरी अपने गृहनगर टोरंटो में एक बड़ी हिट बने रहे, जहां वे अप्रैल 1983 के अंत में लगातार 3 रातों में ब्लोर स्ट्रीट पर बीबी मैगून के नाट्य स्थल पर प्रदर्शन करने के लिए लौटे। लॉस एंजिल्स में वापस आकर कुछ ही महीनों के भीतर उन्हें द डक फैक्ट्री में मुख्य भूमिका मिल गई, जो एनबीसी के लिए विकसित किया जा रहा एक सिटकॉम था, और नवंबर 1983 के अंत में द टुनाइट शो स्टारिंग जॉनी कार्सन में अपने प्रभाववादी अभिनय की शुरुआत करने का मौका मिला, जो उसी नेटवर्क पर संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाला था। 34 इस बीच उन्हें वार्नर ब्रदर्स के कॉमेडी प्रोडक्शन फाइंडर्स कीपर्स में सहायक भूमिका के लिए चुना गया, जिसकी शूटिंग 1983 की गर्मियों के अंत में कनाडाई प्रांत अल्बर्टा में हुई थी। अमेरिकन थैंक्सगिविंग पर प्रसारित अपने टुनाइट शो के लिए 21 वर्षीय कैरी अपने सबसे लोकप्रिय प्रभावों से गुजरे एल्विस प्रेस्ली, लियोनिद ब्रेजनेव, जैक निकोलसन, ब्रूस डर्न, क्लिंट ईस्टवुड, चार्ल्स ब्रॉनसन, माइकल लैंडन, जेम्स डीन, ईटी द एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल, चार्ल्स नेल्सन रेली, माई थ्री सन्स के पात्र और केर्मिट द फ्रॉग और मिस पिगी तेजी से उत्तराधिकार में। 35 अपना सेट पूरा करने के बाद, हालांकि कार्सन से ओके इशारा मिलने के बाद, प्रभाववादी कॉमिक को मेजबान द्वारा सोफे पर शामिल होने के लिए उल्लेखनीय रूप से नहीं लहराया गया था। 1983 के अंत में कैरी एक बार फिर टोरंटो अपने घर गए और रॉयल यॉर्क होटल के इंपीरियल रूम में नए साल की पूर्व संध्या पर जेम्स यूजीन कैरी बटा के एयर आई बटा, जन्म 17 जनवरी 1962, एक कनाडाई अमेरिकी अभिनेता है जो मुख्य रूप से अपने ऊर्जावान स्लैपस्टिक प्रदर्शनों के लिए जाने जाते हैं। 3 1980 के दशक में अपने कॉमेडी अभिनय को निखारने और फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाने के बाद कैरी को पहचान तब मिली जब उन्हें अमेरिकी स्केच कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला इन लिविंग कलर 1990 से 1994 में कास्ट किया गया। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों जैसे एस वेंचुरा, पेट डिटेक्टिव, द मास्क, डम्ब एंड डम्बर सभी 1994, एस वेंचुरा, व्हेन नेचर कॉल्स और बैटमैन फॉरएवर दोनों 1995 में अभिनय करने के बाद फिल्म स्टार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन 5 फिल्मों की सफलता के कारण कैरी पहले अभिनेता बने जिन्हें फिल्मों में प्रदर्शन के लिए $20 मिलियन का वेतन मिला, जिसकी शुरुआत द केबल गाय 1996 से हुई। 4 उन्होंने लियर लियर 1997, हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस 2000, ब्रूस ऑलमाइटी 2003, लेमोनी स्निकेट की ए सीरीज ऑफ अनफॉर्च्यूनेट इवेंट्स 2004 और यस मैन 2008 जैसी कॉमेडी में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में सफलता हासिल करना जारी रखा। 2010 के दशक से कैरी कम फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें डम्ब एंड डम्बर 2 2014 और सोनिक द हेजहोग 2020, सोनिक द हेजहोग 2 2022 और सोनिक द हेजहोग 3 2024 शामिल है, जिसमें उन्होंने खलनायक डॉ. रोबोटनिक की भूमिका निभाई। हालांकि कैरी को मुख्य रूप से हास्य अभिनेता के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन उन्हें नाटकीय भूमिकाओं में सफलता मिली है।
उनके समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शनों में द ट्रूमैन शो 1998 में शीर्षक भूमिका और मैन ऑन द मून 1999 में एंडी कॉफमैन की भूमिका शामिल है, जिसमें प्रत्येक फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते गए। उन्होंने रोमांटिक ड्रामा फिल्म इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड 2004 में भी अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें बाफ्टा अवार्ड और एक अन्य गोल्डन ग्लोब दोनों के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने शोटाइम ट्रेजिकोमेडी सीरीज किडिंग 2018 से 2020 में भी अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें अपना 7वां गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन। कैरी का जन्म न्यूमार्केट, ओंटारियो, कनाडा में हुआ था। उनके पिता कैथलीन उर्फ ओरम एक गृहिणी थी और दूसरे माता-पिता पर्सी कैरी एक संगीतकार और अकाउंटेंट थे। 5 उनका पालन पोषण कैथोलिक परिवार में हुआ और उनके 3 बड़े भाई-बहन हैं, जॉन, पेट्रिसिया और रीटा। 7 उनकी मां फ्रेंच, आयरिश और स्कॉटिश वंश की थीं और उनके पिता फ्रेंच कनाडाई वंश के थे। परिवार का मूल उपनाम कैरे था। 8, 9, 10, 8 साल की उम्र में उन्होंने एक दर्पण के सामने चेहरे बनाना शुरू कर दिया और छाप बनाने की प्रतिभा की खोज की। 11, 10 साल की उम्र में कैरी ने कैरोल बर्नेट शो के कैरोल बर्नेट को एक पत्र लिखा, जिसमें बताया कि वह पहले से ही छाप बनाने में माहिर थे और उन्हें शो में एक भूमिका के लिए विचार किया जाना चाहिए। जब उन्हें एक फॉर्म पत्र का जवाब मिला तो वे बहुत खुश हुए। 12 मोंटी पाइथन के एक प्रशंसक, जिनका टीवी शो मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस 1970 के दशक में प्रसारित हुआ था। 2014 में कैरी मोंटी पाइथन के बेस्ट बिट्स मोस्टली में दिखाई दिए और अर्नेस्ट स्क्रिबलर, माइकल पॉलिन द्वारा अभिनीत द्वारा द फनीएस्ट जोक इन द वर्ल्ड स्केच में खुद को हंसाते हुए देखने के उनके प्रभाव को याद किया। 13 रेडियो टाइम्स कहता है, कैरी ने अपने शुरुआती साल स्कारबोरो, ओंटारियो, मेट्रोपॉलिटन टोरंटो के हिस्से में बिताए, जहां उन्होंने नॉर्थ यॉर्क में धन्य ट्रिनिटी कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। बाद में उनका परिवार बर्लिंगटन, ओंटारियो चला गया, जहां उन्होंने 8 साल बिताए। जिम ने वहां रहते हुए एल्डरशॉट हाई स्कूल में पढ़ाई की। 14 कुछ समय बाद उनका परिवार बेघर हो गया और वोक्सवैगन वैन में एक साथ रहता था, जबकि किशोर जिम और उनके भाई ने लिंकन, ओंटारियो में लेक ओंटारियो तट पर चार्ल्स डेली पार्क में एक तंबू में महीनों बिताए। 15-16 परिवार ने आर्थिक रूप से संघर्ष किया, हालांकि उनके पिता को स्कारबोरो में टाइटन व्हील्स टायर फैक्ट्री के लेखा विभाग में रोजगार मिलने के बाद उनकी स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया। 16 इसके अलावा कारखाने से सड़क के पार घर में रहने के बदले में परिवार, मुख्य रूप से किशोर बेटे जिम और जॉन, टायर कारखाने में चौकीदार और सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे। शाम 6 बजे से अगली सुबह तक 8 घंटे की शिफ्ट करते थे। 16 स्कारबोरो वापस जाने पर किशोर जिम ने अपने 16वें जन्मदिन पर स्कूल छोड़ने से पहले एगिनकोर्ट कॉलेजिएट इंस्टीट्यूट में जाना शुरू कर दिया। उन्होंने कारखाने में काम करना जारी रखते हुए डाउनटाउन टोरंटो में कॉमेडी करना शुरू कर दिया। 2007 में हैमिल्टन स्पेक्टेटर के एक साक्षात्कार में कैरी ने कहा, अगर शो बिजनेस में मेरा करियर नहीं चल रहा होता तो मैं शायद आज हैमिल्टन, ओंटारियो में डोफेस्को स्टील मिल में काम कर रहा होता। एक युवा व्यक्ति के रूप में वह बर्लिंगटन खाड़ी के पार स्टील मिलों को देख सकता था और अक्सर सोचता था कि वहीं बेहतरीन नौकरियां हैं। 17 आजीविका। मूल रूप से जनवरी 1984 में प्रसारण शुरू करने के लिए निर्धारित द डक फैक्ट्री सिटकॉम अप्रैल में शुरू हुआ, जो गुरुवार को रात 9:30 बजे चीयर्स और हिल स्ट्रीट ब्लूज के बीच प्रसारित होता था। 37-38 उसी महीने कैरी ने टोरंटो में रॉयल यॉर्क होटल के बॉलरूम में आयोजित 1984 यूनो अवार्ड्स समारोह की मेजबानी का काम लिया। 39 जब तक उन्होंने जुलाई 1984 के अंत में एनबीसी के लेट नाइट विद डेविड लेटरमैन में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, तब तक नेटवर्क ने द डक फैक्ट्री को पहले ही रद्द कर दिया था। कैरी अपने प्रभाववादी अभिनय के साथ दौरे पर वापस चले गए, जिसमें अक्सर रॉडने डेंजरफील्ड के लिए ओपनिंग करना शामिल था।
निर्माता सैमुअल गोल्डविन जूनियर द्वारा स्टैंड अप करते हुए देखे जाने और सैमुअल गोल्डविन कंपनी द्वारा विकसित की जा रही एक किशोर हॉरर सेक्स कॉमेडी के ऑडिशन के लिए संपर्क किए जाने के बाद कैरी को 1985 की शुरुआत में वंस बिटन में एक प्रमुख भूमिका मिली। 40 कैरी को फिल्म भूमिकाएं मिलती रहीं। देर से गर्मियों और 1985 की शुरुआत में उन्होंने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की पैगी सू गॉट मैरिड में एक सहायक भाग की शूटिंग की, जो एक लंबी पोस्ट प्रोडक्शन प्रक्रिया में चली गई। 40 समानांतर में उन्होंने सैटरडे नाइट लाइव के लिए फिर से कोशिश करने का फैसला किया, इस बार शो के 1985 से 86 सीजन से पहले, जो कि कार्यकारी निर्माता लोर्ने माइकल्स द्वारा तैयार किया जा रहा था, जो एक बिल्कुल नए कलाकारों को काम पर रखना चाह अपने पिछले एसएनएल ऑडिशन से 5 साल दूर 23 वर्षीय कैरी को फिर से खारिज कर दिया गया था। कथित तौर पर उन्हें अपनी सामग्री का ऑडिशन देने का मौका भी नहीं मिला। पोस्ट न्यूक्लियर एल्विस, हाइब्रिड प्रभाव और ऑन गोल्डन पॉन्ड से हेनरी फोंडा की नकल। कार्यकारी माता माइकल्स के सामने शो के निर्माताओं और वरिष्ठ लेखकों अल फ्रैंकेन, टॉम डेविस और जिम डाउनी ने फैसला किया कि माइकल्स इसे पसंद नहीं करेंगे। 41 अपने पिछले एसएनएल अस्वीकृति के विपरीत, कैरी के पास अब अपने प्रभाववादी स्टैंड अप एक्ट के अलावा फिल्मी करियर का एक हिस्सा था। वंस बिटेन नवंबर 1985 के मध्य में रिलीज हुई और खराब समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद एक मामूली बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई। इम्प्रेशन के साथ कॉमेडी क्लब सर्किट पर वापस 1986 की शरद ऋतु में कैरी ने एसएनएल के आगामी सीजन के लिए ऑडिशन दिया, एनसेम्बल स्केच कॉमेडी शो में आने का उनका तीसरा प्रयास। अंततः शो के कार्यकारी निर्माता लोर्ने माइकल्स के लिए बरबैंक स्टूडियो में प्रदर्शन करने में सफल रहे, जिसमें लौटने वाले कलाकार डेनिस मिलर, जॉन लोविच और नोरा डन भी ऑडिशन देख रहे थे। कैरी को फिर से खारिज कर दिया गया। 41 इस अवसर पर कैरी के साथ ऑडिशन देने वाले उम्मीदवारों के समूह में डाना कार्वे और फिल हार्टमैन थे, जिन दोनों को काम पर रखा गया था। 41 यह महसूस करते हुए कि केवल इम्प्रेशन करना एक करियर डेड एंड में बदल रहा था, कैरी ने एक नया लाइव कॉमेडी एक्ट विकसित करने की ठानी। 42 उन्हें बुक करने वाले कॉमेडी क्लब मालिकों की निराशा के लिए उन्होंने ट्रेडमार्क सेलिब्रिटी इम्प्रेशन को छोड़ना शुरू कर दिया, इसके बजाय अपने कॉमेडी प्रदर्शनों की सूची में अवलोकन और चरित्र हास्य जोड़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अक्सर खुद को असंतुष्ट लाइव दर्शकों के सामने सुधारने और हाथापाई करने के लिए मजबूर करना शामिल था, जो उन्हें इम्प्रेशन करते देखने आए थे। 42 1990 से 1994 तक कैरी कलाकारों की टुकड़ी की कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला इन लिविंग कलर के नियमित कलाकार थे। 43 श्रृंखला की लोकप्रियता ने उन्हें अपनी पहली कुछ प्रमुख फिल्म भूमिकाओं को हासिल करने में मदद की। 1994 से 1998 प्रसिद्धि की ओर बढ़ना। कैरी ने एस वेंचुरा, पेट डिटेक्टिव में मुख्य भूमिका निभाई थी, जो फरवरी 1994 में रिलीज हुई थी और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $72 मिलियन की कमाई की थी। 44 इसकी सफलता के बाद और उनकी अगली फिल्म द मास्क की रिलीज से पहले, जिसे एक और हिट होने का अनुमान था, मॉर्गन क्रीक प्रोडक्शंस ने उन्हें एस वेंचुरा के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने के लिए $5 मिलियन का भुगतान किया और न्यू लाइन सिनेमा ने उन्हें द मास्क का सीक्वल बनाने के लिए $7 मिलियन की पेशकश की और डम्ब एंड डम्बर में आने के लिए उन्हें $7 मिलियन का भुगतान किया, जो एस वेंचुरा के लिए उनके वेतन से लगभग 10 गुना अधिक था। 46 जुलाई 1994 में रिलीज हुई द मास्क ने दुनिया भर में $351 मिलियन की कमाई की। 48 और दिसंबर 1994 में रिलीज हुई डम्ब एंड डम्बर एक और व्यावसायिक सफलता थी। 49 कैरी को द मास्क में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन मिला और क्विगली के टॉप 10 मनी मेकिंग स्टार्स पोल में टॉम हैंक्स के बाद दूसरे स्थान पर वोट किया गया। उसी वर्ष कैरी को कैनेडियन वॉक ऑफ फेम में शामिल किया गया। 72 2005 में कैरी ने टिया लियोनी के साथ फन विद डिक एंड जेन के रीमेक में अभिनय किया, जिसने $100 मिलियन के लाभ के साथ $200 मिलियन की कमाई की।
73 2007 से 2018 गति में बदलाव। कैरी एड सुलिवन थिएटर में प्रवेश कर रहे हैं, जो 2010 में डेविड लेटरमैन के साथ लेट शो का स्थल था। वे 53वीं स्ट्रीट पर है। उनके पीछे ब्रॉडवे थिएटर 53वीं स्ट्रीट है। कैरी 2010 में डेविड लेटरमैन के साथ लेट शो के आयोजन स्थल एड सुलिवन थिएटर में प्रवेश करते हुए कैरी ने बैटमैन फॉरएवर के निर्देशक जोएल शूमाकर के साथ द नंबर 23 2007 के लिए फिर से काम किया, जो एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जिसमें वर्जीनिया मैडसेन और डैनी हस्टन ने सह-अभिनय किया है। फिल्म में कैरी एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जो उसी जुनून वाले व्यक्ति के बारे में एक किताब मिलने के बाद संख्या 23 के प्रति जुनूनी हो जाता है। फिल्म को आलोचकों द्वारा खराब किया गया था। अगले वर्ष कैरी ने डॉ. सीस के हॉर्टन हियर्स ए हू 2008 के लिए अपनी आवाज दी। कैरी ने सीजीआई एनिमेटेड फीचर के लिए हॉर्टन द एलिफेंट के लिए आवाज दी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $290 मिलियन से अधिक की कमाई की। 74 कैरी मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद मियामी हेराल्ड के रेने रॉड्रिग्स ने कहा, जहां तक जिम कैरी कॉमेडी की बात है तो यस मैन ठीक है, लेकिन यह एक प्रेम कहानी के रूप में और भी बेहतर है जो आपको हंसाती है। 75 फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर $225 मिलियन कमाए। 76 2009 से कैरी के काम में ग्लेन फिकारा और जॉन रिक्वा की आई लव यू फिलिप मॉरिस में एक प्रमुख भूमिका शामिल है, जिसका प्रीमियर जनवरी 2009 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और फिर फरवरी 2010 में इसे बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया। कैरी ने स्टीवन जे रसेल का किरदार निभाया, जो एक ठग, धोखेबाज और कई बार जेल से भागा हुआ कैदी है, जो अपने साथी कैदी फिलिप मॉरिस, इवान मैकग्रेगर द्वारा अभिनीत से प्यार करने लगता है। फिल्म को काफी हद तक सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए, जिसमें कहा गया, आई लव यू फिलिप मॉरिस एक असाधारण फिल्म है जो हमें याद दिलाती है कि कैरी तब कितने अच्छे हो सकते हैं जब वह एक सामान्य हॉलीवुड भीड़ सुखदायक फिल्म से बंधे नहीं होते। 77 अपने करियर में पहली बार कैरी ने डिज्नी की 3D एनिमेटेड फिल्म में कई किरदार निभाए, जो क्लासिक चार्ल्स डिकेंस की कहानी ए क्रिसमस कैरल 2009 पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने एबेनेजर स्क्रूज और क्रिसमस के भूत, वर्तमान और भविष्य के भूतों की आवाज दी थी। रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रॉबिन राइट पेन, बॉब होस्किंस, कॉलिन फर्थ, गैरी ओल्डमैन और कैरी एल्वेस ने भी अभिनय किया था। फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले और यह आर्थिक रूप से सफल रही। कैरी ने मिस्टर पॉपर के पेंगुइन 2011 में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने टॉम पॉपर जूनियर की भूमिका निभाई, जो एक रियल्टर है जो पेंगुइन के परिवार का देखभाल करने वाला बन जाता है। फिल्म को रिलीज होने पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। 78 कैरी 2011 में उन्होंने डॉन स्कार्डिनो निर्देशित कॉमेडी फिल्म द इनक्रेडिबल बर्ट वंडरस्टोन 2013 में पूर्व सहकलाकार स्टीव कैरेल के साथ अभिनय किया। कैरी ने स्टीव ग्रे की भूमिका निभाई, जो एक खतरनाक सड़क जादूगर है जो पूर्व सफल जादूगर बर्ट वंडरस्टोन कैरेल द्वारा अभिनीत की देखरेख करता है। यह फिल्म मार्च 2013 में मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर काफी कम प्रदर्शन किया। $30 मिलियन के बजट पर $27 मिलियन से थोड़ी अधिक कमाई की। 79 लगभग उसी समय वह किकैस 2013 में भी में कर्नल स्टार्स एंड स्ट्राइप्स के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने रिलीज से 2 महीने पहले फिल्म के लिए समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से एक बयान जारी किया कि सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल की शूटिंग के मद्देनजर अब पूरी ईमानदारी से मैं उस स्तर की हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता। 80 पीटर फेरेली ने अप्रैल 2012 में कहा कि कैरी और जेफ डेनियल डम्ब एंड डम्बर सीक्वल डम्ब एंड डम्बर 2 के लिए वापसी करेंगे, जिसमें फेरेली भाई लेखन और निर्देशन करेंगे और सितंबर 2012 में उत्पादन शुरू होने की योजना है। 81 हालांकि जून में
कैरी के प्रतिनिधि ने कहा कि कैरी ने इस परियोजना को छोड़ दिया था क्योंकि हास्य अभिनेता को लगा कि न्यू लाइन और वार्नर ब्रदर्स इसके प्रति उत्साही नहीं थे। 82 हालांकि 1 अक्टूबर 2012 को याहू के द यो शो ने खबर दी कि स्क्रिप्ट पूरी हो गई थी और मूल अभिनेता कैरी और डेनियल अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे। कथानक में एक पात्र के बच्चे को जन्म देने और किडनी प्राप्त करने के लिए उन्हें खोजने की जरूरत थी। 83-84 डम्ब एंड डम्बर 2 नवंबर 2014 में रिलीज हुई थी। मार्च 2013 में कैरी ने घोषणा की कि उन्होंने हाउ रोलैंड रोल्स नामक बच्चों की एक किताब लिखी है, जो रोलैंड नामक एक डरी हुई लहर के बारे में है। उन्होंने इसे एक तरह की आध्यात्मिक बच्चों की कहानी के रूप में वर्णित किया, जो वास्तव में बचकाने तरीके से बहुत सारी भारी चीजों से निपटती है। कैरी ने पुस्तक को स्वयं प्रकाशित किया, जिसे सितंबर 2013 में रिलीज किया गया। 85-26 मार्च 2013 को कैरी ने फनी और डाई के माध्यम से ईल्स के साथ एक पैरोडी संगीत वीडियो जारी किया, जिसमें कैरी ने गायन पर मार्क ओलिवर एवरेट की जगह ली। गीत और वीडियो, जिसका शीर्षक कोल्ड डेड हैंड है और जिसे वैरायटी प्रोग्राम ही हो के दौरान एक संगीत में अभिनय के रूप में सेट किया गया है, अमेरिकी बंदूक संस्कृति और विशेष रूप से पूर्व एनआरए प्रवक्ता चार्लटन हेस्टन का मजाक उड़ाता है। 87 कैरी ने मई 2014 में आयोवा के फेयरफील्ड में महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट में दीक्षांत भाषण दिया और एक हास्य अभिनेता, कलाकार, लेखक और परोपकारी व्यक्ति के रूप में उनकी उपलब्धियों के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 28-29 अगस्त 2014 को कैरी को कनारा पोस्ट द्वारा उनके चित्र के साथ एक सीमित संस्करण के डाक टिकट से सम्मानित किया गया। 89 कैरी रूबल किंग्स के निर्माता थे, जो 2015 की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो हो एवेन्यू शांति बैठक से पहले और बाद की घटनाओं को दर्शाती है। कैरी ने जोएल शूमाकर निर्देशित सुपरहीरो फिल्म बैटमैन फॉरएवर 1995 में बैटमैन खलनायक रिडलर का किरदार निभाया था। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने एस वेंचुरा व्हेन नेचर कॉल्स में एस वेंचुरा के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिसे 1995 में भी रिलीज किया गया था। मूल फिल्म की तरह इसे जनता ने खूब सराहा, लेकिन आलोचकों ने इसे खराब माना। यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी, जिसने $40 मिलियन के ओपनिंग वीकेंड के साथ दुनिया भर में $212 मिलियन की कमाई के अलावा रिकॉर्ड तोड़ दिए। 51 कैरी अपनी अगली फिल्म द केबल गाय 1996 के लिए $20 मिलियन का भुगतान पाने वाले पहले अभिनेता बने। 52 बेन स्टिलर द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक व्यंग्यपूर्ण ब्लैक कॉमेडी थी। यह भूमिका अभागे, अति आत्मविश्वासी किरदारों से अलग थी, जिसके लिए वे जाने जाते थे। हालांकि यह अधिकांश आलोचकों के साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। कई लोगों ने कैरी के पिछली फिल्मों से बदले हुए लहजे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। 53 कैरी ने फिल्म के समापन गीत जेरी कैंट्रेल के लीव मी अलोन के संगीत वीडियो में भी अभिनय किया। 54 समीक्षाओं के बावजूद द केबल गाय ने दुनिया भर में $102 मिलियन की कमाई की। 55 उन्होंने जल्द ही समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कॉमेडी लियर लियर 1997 के साथ वापसी की, जिसमें उन्होंने फ्लेचर रीड की भूमिका निभाई, जो एक अनैतिक वकील है जो अपने छोटे बेटे की जन्मदिन की इच्छा के कारण झूठ नहीं बोल पाता। कैरी को उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दूसरा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन मिला। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मसलिन ने कहा, अपने उतार-चढ़ाव भरे करियर में श्री कैरी आखिरकार एक सीधे सादे कॉमिक वाहन में बदल गए और परिणाम इस सांसारिक सामग्री की तुलना में बहुत अधिक जंगली और मजेदार है। 56 1998 से 2007 आलोचनात्मक प्रशंसा। कैरी 2008 में स्पेन में। अगले वर्ष उन्होंने व्यंग्यपूर्ण कॉमेडी ड्रामा फिल्म द ट्रूमैन शो 1998 में ट्रूमैन बर्बैंक की गंभीर भूमिका निभाने के लिए भुगतान में कटौती करने का फैसला किया। 57 फिल्म की बहुत प्रशंसा हुई
और इसने कैरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक ख्याति दिलाई, जिससे कई लोगों का मानना था कि उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाएगा। 58 उन्होंने मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता, लेकिन उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन नहीं मिला। ट्रूमैन शो एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने $60 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $264 मिलियन की कमाई की। 59 एक फिल्म 4 आलोचक ने कहा कि फिल्म कैरी को व्यापक कॉमेडी से दूर जाने की अनुमति देती है, यह कहते हुए कि यह एक प्रफुल्लित करने वाला और लुभावनी कल्पना वाला व्यंग्य है। 61 उसी वर्ष कैरी गैरी शैंडलिंग के द लैरी सैंडर्स शो के अंतिम एपिसोड में खुद के एक काल्पनिक संस्करण के रूप में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने जानबूझकर शैंडलिंग के चरित्र की नकल की। 1999 में कैरी ने मैन ऑन द मून में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने कॉमेडियन एंडी कॉफमैन की भूमिका निभाई, जिसे आलोचकों ने सराहा और लगातार दूसरा गोल्डन ग्लोब प्राप्त किया, लेकिन फिर से अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने में असफल रहे। 62 इसके अलावा उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड नामांकन मिला। 63 2000 में कैरी ने फेरेली बंधुओं के साथ फिर से काम किया, जिन्होंने पहले उन्हें डम्ब एंड डम्बर में निर्देशित किया था। ब्लैक कॉमेडी फिल्म मी माई सेल्फ एंड आयरीन के लिए एक ऐसी फिल्म जिसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। 64 लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली। कैरी ने राज्य के सैनिक चार्ली बेलीगेट्स की भूमिका निभाई, जिसके कई व्यक्तित्व है और वह रेनी जेलवेगर द्वारा चित्रित एक महिला से रोमांस करता है। उसी वर्ष कैरी ने अब तक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली क्रिसमस फिल्म हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस में शीर्षक चरित्र निभाते हुए अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब नामांकन के साथ साथ आलोचकों से प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली। 65 अपनी अगली फीचर फिल्म के लिए कैरी ने टॉम शेडी की अंतर्राष्ट्रीय हिट कॉमेडी ब्रूस ऑलमाइटी 2003 में जेनिफर एनिस्टन और मॉर्गन फ्रीमैन के साथ अभिनय किया। कैरी ने एक टेलीविजन न्यूजमैन की भूमिका निभाई, जिसे अप्रत्याशित रूप से भगवान की सर्वशक्तिमान क्षमताएं प्राप्त होती है जब देवता छुट्टी मनाने का फैसला करते हैं। फिल्म को रिलीज होने पर मिश्रित समीक्षा मिली। 66 लेकिन फिर भी यह एक वित्तीय सफलता बन गई, जिसने दुनिया भर में $484 मिलियन से अधिक की कमाई की और अब तक की 17वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली लाइव एक्शन कॉमेडी बन गई। 67 2004 में कैरी ने इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड में अभिनय किया। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली। आलोचकों ने कैरी के जोएल बैरिश के चित्रण के अलावा उनकी सहकलाकार केट विंसलेट के प्रदर्शन की भी बहुत प्रशंसा की, जिन्हें ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। CNN के समीक्षक पॉल क्लिंटन के अनुसार कैरी का प्रदर्शन अभिनेता का अब तक का सबसे अच्छा, सबसे परिपक्व और तीक्ष्ण रूप से केंद्रित प्रदर्शन था। 69 कैरी को एक और गोल्डन ग्लोब नामांकन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनका पहला बाफ्टा पुरस्कार नामांकन मिला। कैरी की अगली उपस्थिति 2004 की ब्लैक कॉमेडी फंतासी फिल्म लेमोनी स्निकेट की ए सीरीज ऑफ अनफॉर्च्यूनेट इवेंट्स में थी, जो इसी नाम के बच्चों के उपन्यासों पर आधारित थी। ओलाफ किताब में एक हास्यहीन खलनायक है। वह कैरी की तरह बिल्कुल भी मनोरंजक नहीं है, जिस पर मैं जवाब दूंगा, यदि आप कैरी को कैरी नहीं बनने दे सकते, तो किसी उबाऊ और कम खर्चीले व्यक्ति को इस भूमिका में रखिए। अपने विभिन्न भेषों में वह रबर जैसा, आविष्कारशील और तात्कालिक रूप से प्रेरित है। मुझे विशेष रूप से डायनासोर की उसकी नकल पसंद आई। कैरी की गर्लफ्रेंड कैथरियोना वाइट ने 2013 में लास वेगास में मार्क बर्टन से शादी की थी। वह 2012 से कैरी को डेट कर रही थी और 2015 में जब उसकी मौत हुई तब भी वह शादीशुदा थी, लेकिन कैरी को डेट कर रही थी। 136 19 सितंबर 2016 को बर्टन ने कैरी के खिलाफ गलत तरीके से मौत का मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि उसने अपनी अत्यधिक संपत्ति और सेलिब्रिटी स्टेटस
का इस्तेमाल अवैध रूप से व्हाइट की मौत में शामिल प्रिस्क्रिप्शन दवाओं को प्राप्त करने और वितरित करने के लिए किया था। कैरी ने अगले दिन एक बयान जारी किया, कितनी भयानक शर्म की बात है। मेरे लिए इस आदमी के वकील के साथ एक गुप्त कमरे में जाकर इस मामले को सुलझाना आसान होगा, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब आपको इस दुनिया में बुराई के खिलाफ खड़े होकर अपने सम्मान की रक्षा करनी होती है। मैं मेरा या मेरी प्यारी महिला का शोषण करने के इस निर्दयी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करूंगा। कैट की परेशानियां उससे मिलने से बहुत पहले ही पैदा हो गई थी और दुख की बात है कि उसका दुखद अंत किसी के नियंत्रण से बाहर था। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि जल्द ही लोग इससे लाभ उठाने की कोशिश करना बंद कर देंगे और उसे शांति से आराम करने देंगे। 137 138 अक्टूबर 2016 में व्हाइट की मां ब्रिगिड स्वीटमैन ने भी कैरी के खिलाफ गलत तरीके से मौत का मुकदमा दायर किया। 139 बाद में स्वीटमैन ने एक बयान जारी किया। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि जिम कैरी ने मीडिया, जनता और अदालत से झूठ बोला है। कैरी को अब वही दिखाया गया है जो वह है, एक बेईमान हॉलीवुड सेलिब्रिटी जो सोचता है कि वह कुछ भी कर सकता है और लोगों को बेवकूफ बना सकता है क्योंकि वह प्रसिद्ध है। 140 दोनों मुकदमों को 25 जनवरी 2018 को खारिज कर दिया गया था और दोनों पक्षों के वकीलों ने पुष्टि की कि आगे कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। 141 142 वैक्सीन पर संदेह। 2009 में कैरी ने द हफिंगटन पोस्ट के लिए टीकाकरण की खूबियों पर सवाल उठाते हुए एक लेख लिखा था। 143 पूर्व साथी जेनी मैकार्थी के साथ कैरी ने बच्चों के टीकों से विषाक्त पदार्थों को हटाने की वकालत करने के लिए वाशिंगटन, डीसी में ग्रीन आवर वैक्सीन्स मार्च का नेतृत्व किया, इस विश्वास के साथ कि बच्चों को बहुत अधिक टीके बहुत जल्दी, जिनमें से कई विषाक्त है, दिए गए थे। 144 इस रैली की आलोचना साइंस बेस्ड मेडिसिन ब्लॉग पर अमेरिकी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डेविड गोर्स्की ने टीका विरोधी होने और सुरक्षित टीके के पक्ष में न होने के लिए की थी। 145 और वेबिम्बी वेबसाइट पर स्टीवन पार्कर ने गैरजिम्मेदार होने के लिए की थी। 146 1 जुलाई 2015 को एक नए टीकाकरण कानून पर हस्ताक्षर करने के बाद कैरी ने कैलिफोर्निया के गवर्नर जेरी ब्राउन को एक कॉरपोरेट फांसीवादी कहा जो टीकाकरण आवश्यकताओं को लागू करके बच्चों को जहर दे रहा था। 147 कानून ने टीकाकरण से छूट के लिए धार्मिक और दार्शनिक कारणों को अस्वीकार कर दिया। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में चिकित्सा नैतिकता विभाग के प्रमुख आर्थर कैपलन। 148 और टाइम के वरिष्ठ लेखक जेफरी क्लूगर द्वारा कैरी की टीकों के मामले में अज्ञानी होने के लिए आलोचना की गई, जिन्होंने उनके टीकाकरण विरोधी बयानों को गुस्सा, घना और तर्क से मुक्त बताया। 149 राजनीतिक और आध्यात्मिक विचार। कैरी आकर्षण के नियम के मुखर समर्थक है। 17 फरवरी 1997 को ओपरा विनफ्रे के साथ एक साक्षात्कार में 150 उन्होंने खुलासा किया कि एक संघर्षशील अभिनेता के रूप में वे काम पाने के लिए विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अभिनय सेवाओं के लिए उन्हें दिए गए $10 मिलियन के चेक की कल्पना की, चेक को अपनी जेब में रखा और 7 साल बाद डम्ब एंड डम्बर में अपनी भूमिका के लिए $10 मिलियन का चेक प्राप्त किया। 151 कैरी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। 152 153 कैरी ने समाजवाद की भी वकालत की है और डेमोक्रेटिक पार्टी से आंदोलन को अपनाने का आग्रह करते हुए कहा है कि हमें समाजवाद शब्द और हर चीज के लिए हाँ कहना होगा, हमें माफी मांगना बंद करना होगा। 154 कैरी ने अगस्त 2017 से अपने स्वयं के राजनीतिक कार्टून चित्र साझा किए हैं, जिनमें तत्कालीन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा हुकाबी सैंडर्स और तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद रेंडरिंग शामिल है। 155 उन्होंने 31 मार्च 2019 को एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें क्लारा पेटाची के साथ बेनिटो मुसोलिनी की कुख्यात मौत का चित्रण करके फांसीवाद की आलोचना करने वाली एक ड्राइंग पोस्ट की गई,
इसने मुसोलिनी की पोती एलेसेंड्रा को परेशान कर दिया, जिन्होंने ट्विटर पर उन्हें डांटा, उन्हें कमीना और उनकी कलाकृतियों को गंदा कागज कहा। 156, 157, 158, 159, 160, 161 उनकी ड्राइंग प्रदर्शनों की सूची इंडिग्नेशन नामक एक प्रदर्शनी में समाप्त हुई, जो 23 अक्टूबर 2018 को लॉस एंजल्स के मैकारोन गैलरी में खोली गई और इसमें 2016 से 2018 तक कैरी के ट्विटर फीड से 108 पेनेंडिंग ड्राइंग प्रदर्शित की गईं। 162 फरवरी 2021 में कैरी ने घोषणा की कि वह राजनीतिक कार्टून बनाना छोड़ रहे हैं। 163 कलाकृति और NFT 2017 में कैरी ने खुलासा किया कि वह पिछले 6 सालों से पेंटिंग कर रहे थे। 2011 में उन्होंने हीदर जेम्स फाइन आर्ट गैलरी में पाम स्प्रिंग्स में एक आर्ट शो में पेंटिंग नथिंग टू सी हियर का प्रदर्शन किया। 164 2017 में कैरी ने आई नीडेड कलर नामक 6 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री जारी की, जिसमें उन्हें अपने स्टूडियो में काम करते हुए दिखाया गया। 164 अप्रैल 2022 में कैरी ने घोषणा की कि उन्होंने NFT प्लेटफॉर्म सुपररेयर के माध्यम से अपना पहला आर्ट NFT बनाया है। NFT सनशॉवर नामक पेंटिंग पर आधारित है और इसके साथ मूल वॉइस ओवर भी है। 165 कैरी ने तब से खुद को इस विचार से दूर कर लिया है। उद्धरण वांछित पुरस्कार और नामांकन। मुख्य लेख जिम कैरी द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख जिम कैरी फिल्मोग्राफी। डिस्कोग्राफी। एकल क्यूबन पीट 1995, AUS नंबर 88, 166, UK नंबर 31, 167। समबडी टू लव 1996, ऑस्ट्रेलिया नंबर 62, 166। कोल्ड डेड हैंड 2013, लोनसम अर्ल और क्लटरबस्टर्स के रूप में। जून 2017 में शोटाइम ने ड्रामेडी आई एम डाइंग अप हियर का प्रसारण शुरू किया, जिसके लिए कैरी ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। यह शो, जो 1970 के दशक के लॉस एंजल्स में स्टैंड अप कॉमेडियन के एक समूह का इतिहास बताता है, कैरी के अपने अनुभव के पहलुओं को शामिल करता है। 91 उसी वर्ष सितंबर में उसी नेटवर्क ने घोषणा की कि वह किडिंग नामक एक कॉमेडी श्रृंखला में अभिनय करेंगे, जिसमें कैरी और निर्देशक मिशेल गोंड्री फिर से साथ आएंगे। 92 2017 के अंत तक यह घोषणा की गई कि कैथरीन कीनर किडिंग में कैरी के साथ अभिनय करेंगी। 93 यह सीरीज 2 सीजन तक चली। कैरी 2017 में 2 वृत्तचित्रों का विषय भी थे। पहला, कला के प्रति उनके आजीवन जुनून के बारे में आई नीडेड कलर नामक एक लघु विषय गर्मियों में ऑनलाइन जारी किया गया था। 94 बाद में उसी वर्ष एक और वृत्तचित्र जिम एंड एंडी द ग्रेट बियॉन्ड, जिसमें टोनी क्लिफ्टन का एक बहुत ही विशेष अनुबंधित रूप से बाध्य उल्लेख है, का प्रीमियर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और बाद में नेटफ्लिक्स द्वारा उठाया गया। 95 फिल्म मैन ऑन द मून की शूटिंग के दौरान पर्दे के पीछे के नाटक को दर्शाती है, जब उन्होंने एंडी कॉफमैन के रूप में चरित्र को कभी नहीं तोड़ा। 96 इसमें फिल्म के इलेक्ट्रॉनिक प्रेस किट के लिए शूट किए गए फुटेज शामिल है। 96 लेकिन अंततः यूनिवर्सल द्वारा खींच लिया गया क्योंकि उन्हें लगा कि यह बहुत नुकसानदायक था। 97 2019 वर्तमान 2019 गोल्डन ग्लोब्स में कैरी। जून 2018 में कैरी को सोनिक द हेजहोग वीडियो गेम सीरीज के मुख्य प्रतिपक्षी डॉ. रोबोटनिक के रूप में फ्रेंचाइजी के फिल्म रूपांतरण में लिया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षाओं के साथ फरवरी 2020 में रिलीज किया गया था। 98 रोबोटनिक के कैरी के चित्रण की प्रशंसा की गई, कुछ ने इसे वर्षों में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना। 99 100 कैरी ने अप्रैल 2022 में रिलीज होने वाली सोनिक द हेजहोग 2 के लिए वापसी की। 101 जिसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में US बॉक्स ऑफिस पर $72 मिलियन की कमाई की और कैरी को उनके करियर की अब तक की सर्वश्रेष्ठ शुरुआत दी। 102 2020 में
कैरी ने संस्मरण और गलत सूचना प्रकाशित की। 103 सितंबर में 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम चरण के दौरान यह घोषणा की गई थी कि कैरी सैटरडे नाइट लाइव के 46वें सीजन में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन का किरदार निभाएंगे और जेसन सुदेकिस, वुडी हैरेल्सन और जॉन मुलैनी से यह भूमिका संभालेंगे। 104, 105 हालांकि कई लोगों ने महसूस किया कि कैरी की उच्च ऊर्जा कॉमेडी शैली वास्तविक जीवन के बिडेन के कम महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के साथ टकराती है, जिससे एक ऐसी नकल तैयार होती है जिसमें प्रामाणिकता का अभाव होता है और यह दर्शकों और आलोचकों को प्रभावित करने में विफल रहती है। 106, 107, 108, 10-9, 110, 111, 112 कास्ट सदस्य एलेक्स मोफेट ने उसी दिन क्रिस्टन वीक द्वारा होस्ट किए गए एपिसोड के कोल्ड ओपन के दौरान बिडेन को चित्रित करने में कैरी की जगह ली। 113, कैरी 7 जनवरी 2022 को रिलीज हुए वीकेंड के एल्बम डॉन एफएम के नैरेटर के रूप में दिखाई दिए। 114, अप्रैल 2022 में कैरी ने घोषणा की कि वह सेवानिवृत्ति पर विचार कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे पास पर्याप्त है, मैंने काफी कुछ किया है, मैं पर्याप्त हूँ। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ऐसी स्क्रिप्ट की पेशकश की जाती है जो उन्हें लगता है कि लोगों के लिए देखना वास्तव में महत्वपूर्ण होगा, तो वह वापस आएंगे। 115, फरवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि कैरी सोनिक द हेजहोग 3 में डॉ. रोबोटनिक के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। 116, कैरी रोबोटनिक के दादा गेराल्ड रोबोटनिक की भूमिका भी निभाते हैं। 117, व्यक्तिगत जीवन, कैरी अवसाद से पीड़ित है और उन्होंने लक्षणों से निपटने के लिए सालों तक प्रोजेक्ट लिया। बाद में उन्होंने कहा कि अब वे किसी भी तरह की दवा नहीं लेते हैं और कॉफी, शराब और ड्रग से दूर रहते हैं। 118, उन्हें अक्टूबर 2004 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हुई और वे संयुक्त राज्य अमेरिका और अपने मूल देश कनाडा के दोहरे नागरिक बने हुए हैं। 119, कैरी लॉस एंजिल्स में विभिन्न संपत्तियों के मालिक है और 1994 से ब्रेंटवुड में रह रहे हैं। 120, नवंबर 2022 में रूसी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बदले में कैरी सहित 100 कनाडाई लोगों के रूस में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 121, रिश्ते, 2008 में हॉर्टन हियर्स हूं के प्रीमियर पर कैरी अपने परिवार के साथ। कैरी ने 1983 में गायिका लिंडा रॉनस्टेड को 8 महीने तक डेट किया। 122, 1987 में 28 मार्च को कैरी ने पूर्व अभिनेत्री और कॉमेडी स्टोर की वेट्रेस मेलिसा वोमर से शादी की। उनकी बेटी जेन एरिन कैरी उसी साल बाद में 6 सितंबर को पैदा हुई। 123, कैरी और वोमर का 1995 में तलाक हो गया। 124, 23 सितंबर 1996 को कैरी ने अपनी डम्ब एंड डम्बर कोस्टार लॉरेन होली से शादी की। यह दूसरी शादी 1 साल से भी कम समय तक चली। 125, 1999 से 2000 तक कैरी अपनी मी, माइसेल्फ एंड आयरीन कोस्टार रेनी जेलवेगर से जुड़े रहे। 126, 2002 में वे जनवरी जोन्स के साथ रिलेशनशिप में थे। 127, 2005 में कैरी की मुलाकात मॉडल और अभिनेत्री जेनी मैकार्थी से हुई और उन्होंने जून 2006 में सार्वजनिक रूप से बताया कि वे रोमांटिक रिलेशनशिप में थे। उन्होंने इसे अप्रैल 2010 में समाप्त कर दिया। 128, मैकार्थी ने अक्टूबर 2010 में नोट किया कि वे अच्छे दोस्त बने रहे। 129, 2012 में कैरी की मुलाकात आयरलैंड के काउंटी तिप्रेरी की मेकअप आर्टिस्ट कैथरीना वाइट से हुई। 130, उन्होंने 2012 और 2015 के बीच डेटिंग की। 28 सितंबर 2015 को वाइट को एक दवा के ओवरडोज से मृत पाया गया। लॉस एंजल्स काउंटी मेडिकल परीक्षक ने मौत को आत्महत्या करार दिया। 131, कैरी आयरलैंड के काउंटी टिप्रेरी के कैप्पावाइट में उनके अंतिम संस्कार में एक पालेबेरर थे। 132,
जनवरी 2019 में जब कैरी गोल्डन ग्लोब्स 2019 पार्टी में शामिल हुए तो उनके साथ उनकी तत्कालीन गर्लफ्रेंड जिंजर गोंजागा भी थी। 133, 134, एक साल से भी कम समय की डेटिंग के बाद यह जोड़ी अलग हो गई। 135। तो दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 20 दिसंबर 2024 को इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। 109 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ है। साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका जापान में इसे बनाया गया है। मेन बेस लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर कीजिएगा। और ये सोनी एक तरह से एडवेंस 2 एक तरह से हमें देखने को मिली थी और उसके बाद दूसरा पार्ट 2005 में देखने को मिला था और तीसरा पार्ट अभी हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों ऑफिशियल रिलीजिंग डेट मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऑफिशियल रिलीजिंग डेट इसकी 27 दिसंबर 2024 एक तरह से देखने को मिलने वाली है और 1 घंटा 39 मिनट टोटल इसकी लेंथ रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।